Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 4th of May 2023 Thursday. बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ के लिए आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी आती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी इस टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड होती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x, मीन्स आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं। थॉट ऑफ द डे इज, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो मिंट के फ्रंट पेज पर दी हुई है। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सर्विसेज ग्रोथ एट 13-year हाई इन अप्रैल। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो अपने पिछले साल के अमाउंट से अप्रॉक्सीमेटली 27% इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है दैट इज ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर हम बात करें इंडिया के सर्विस सेक्टर की जो अप्रॉक्सीमेटली 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट आउटपुट ग्रोथ रजिस्टर्ड किया है इन नियरली 13 years इन अप्रैल। तो कल S&P का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पब्लिश हुआ था। आज सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। तो S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो सर्विस PMI है वो अप्रैल के मंथ में 62 के पॉइंट तक पहुंच गया है, जो कि मार्च में 57.8 था। तो 57.8 से इंक्रीज होकर के सर्विस PMI 62 पहुंच गया, जो पिछले 13 महीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये 62 पर जो पहुंचा है बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स सर्विस सेक्टर का, ये सिग्नल कर रहा है कि देयर इज़ अ फास्टेस्ट एक्सपेंशन इन आउटपुट सिंस मिड 2010। तो 2010 से लेकर के इस अप्रैल के मंथ में सर्विस सेक्टर ने स्ट्रॉन्गेस्ट आउटपुट रजिस्टर किया है और कहा जा रहा है कि ये पिछले 13 सालों का सबसे ज़्यादा या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आउटपुट है। और अगर हम PMI की बात करें, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें, तो उसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 1 to 100 की इंडेक्स में 1 to 100 की रैंक में पब्लिश किया जाता है। अगर 50 के ऊपर आता है PMI, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो चाहे सर्विस सेक्टर का हो, तो उस केस को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। और अगर 50 से नीचे आता है तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। तो अप्रैल के मंथ में 62 यानी ह्यूज एक्सपेंशन हमें सर्विस सेक्टर के ग्रोथ आउटपुट में देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसको और डीपली ऑब्जर्व करें तो जो ये ग्रोथ आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, जो आउटपुट में जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, दिस इज प्राइमरली ड्रिवन बाय फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में हमारा IT भी आता है, फाइनेंस भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है, बैंकिंग भी आता है, टूरिज्म भी आता है, मेडिकल भी आता है, बहुत सारे सेक्टर आते हैं। तो प्राइमरली जो ये ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है आउटपुट में, ये फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर की वजह से देखने को मिल रही है एज पर S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज इंडेक्स। जबकि अगर हम इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबल रिसेशन की बात करें, तो प्राइस प्रेशर और जॉब क्रिएशन को लेकर के हमें कई सेक्टर में स्टैग्नेशन और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। बट इन सब के बावजूद भी, प्राइस प्रेशर और जॉब क्रिएशन या लोएस्ट जॉब क्रिएशन के बावजूद भी, इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड इंडियाज इकोनॉमी हैज़ शोन प्रॉमिसिंग साइन ऑफ ग्रोथ विद रिकॉर्ड हाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन। और GST कलेक्शन अगर हम देखें तो वो भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग PMI हो चाहे वो सर्विस PMI हो, दोनों के ही केस में एक्सपेंशन की ही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही। कल के एनालिसिस में हमने कवर किया था कि 50 से ऊपर जो है सर्विस PMI है वो अपने मार्च के मंथ से आगे या बढ़ करके रजिस्टर हुआ है, और वही केस हमें सर्विस सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। अप्रैल के मंथ में सर्विस सेक्टर में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, बिजनेस एक्टिविटीज इंडेक्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि सीधा सीधा जो हमें GST कलेक्शन हुआ है वो भी ह्यूज हुआ है मार्च की एक्टिविटीज़ की वजह से। जो अप्रैल में GST कलेक्शन हुआ है दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट एंड द रिकॉर्ड GST collection.
तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरीके से ऑनगोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़ चल रही है, इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में इंडिया ने एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रजिस्टर करी है। हालांकि इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, अपने 4 मंथ के हाईएस्ट पॉइंट पर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी। इसके अलावा ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो अभी भी वोलाटाइल बने हुए हैं। तो जो चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो अभी भी इंडियन इकोनॉमी के सामने खड़े हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस, इंडिया हैज़ शोन अ इम्प्रेसिव मैट्रिक्स इन केस ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में, जबकि अदर कंट्रीज जो हैं वो कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को फेस कर रहे थे, इंडिया ने फर्स्ट फुल ईयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रजिस्टर किया है विदाउट एनी कोविड इम्पैक्ट। इट मीन्स इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 23 में कोविड रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और अदर सेक्टर में भी हमें फुल फ्लेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं। तो सर्विस सेक्टर के जितने भी सब सेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग एविएशन, इन सब ने अच्छी परफॉर्मेंस रजिस्टर करी। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं लो बेस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। But still, because of this low base effect also, in spite of this low base effect also, service sector is performing well। और इससे पहले भी अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर थी इन कंपैरिजन टू द दिस ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 से पहले भी जो सर्विस सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेटली ऑप्टिमम रही है। सो दिस इज अ रैपिड रिकवरी इन केस ऑफ इंडिया आफ्टर पैंडेमिक। तो हम देख सकते हैं पीएमआई सर्विसेज में हमें कंटिन्यूअसली इंक्रीज देखने को मिला है। बस 2 जगह पर हमें फ्लक्चुएशन का भी देखने को मिला था, जब पैंडेमिक की फर्स्ट वेव आई थी और इस ड्यूरेशन में। हालांकि एक्सपोर्ट में भी इंक्रीज है और पिछले साल के कंपैरिजन में 27% हमने ज़्यादा सर्विस का एक्सपोर्ट किया है। लेकिन जॉबलेसनेस जो है वो 8.1% है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो अभी भी हाई है। और जो इनपुट प्रेशर है वो भी कंपनीज पर बना हुआ है। इन सारे फ्लक्चुएशंस के बावजूद भी इंडियन में जो सर्विस सेक्टर है, इंडियन सर्विस सेक्टर दैट इज परफॉर्मिंग वेल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 1, दैट इज आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गो फर्स्ट ग्राउंडिंग इज बून फॉर राइवल्स, बेन फॉर ट्रैवलर्स। तो गो फर्स्ट फ्लाइट ने अपने ऑपरेशन जो क्लोज किए थे उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। और फाइनली गो फर्स्ट जो है वो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए जा रहा था। जो सस्पेंशन हुआ है गो फर्स्ट फ्लाइट के ऑपरेशन का, इसकी वजह से कई सारे जो ट्रैवलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रहा है। जबकि जो राइवल कंपनीज़ हैं, जो राइवल एविएशन कंपनीज़ हैं गो फर्स्ट की, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। दे आर स्विफ्टली रैम्पिंग अप कैपेसिटी टू कैपिटलाइज अ सडन रिडक्शन ऑन अवेलेबल फ्लाइट। सो डेफिनेटली गो फर्स्ट के जो पैसेंजर हैं अब वो ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स ढूंढेंगे, क्योंकि गो फर्स्ट के जो ऑपरेशन है वो सस्पेंडेड है। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल प्लेयर्स हैं, जो राइवल्स हैं गो फर्स्ट के, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करें, जैसे कि स्पाइस जेट ने बोला है कि अपने जो 25 ग्राउंडेड फ्लाइट्स हैं उनको एक्सपेंड करेगा, उनको वापस से ऑपरेशन करेगा। इसी तरह से अदर जो एविएशन कंपनीज हैं वो भी अपना एक्सपेंशन प्लान कर सकती हैं। इसके अलावा हमें सडन इंक्रीज देखने को मिलेगा प्राइस में भी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी और एक सिग्निफिकेंट प्लेयर जो है मार्केट से आउट हो गया है, तो डेफिनेटली जो अवेलेबल एविएशन कंपनीज हैं उनके पास जो टिकट्स हैं, जो फ्लाइट्स हैं, उनके रेट भी इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। सो विद नियरली 30 एयरक्राफ्ट नाउ आउट ऑफ कमीशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में ही अपटिक देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो गो फर्स्ट के जो ऑपरेशन बंद हुए हैं, जो गो फर्स्ट जो है वो बैंकरप्ट हुई है, ये राइवल्स के लिए एक बून है, स्पेशली डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए, क्योंकि अब हायर प्रॉफिट, हायर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं विद देयर अवेलेबल कैपेसिटी, क्योंकि प्राइस के जो टिकट के जो प्राइस हैं वो ऑलरेडी इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड लेस सप्लायर्स। जबकि ट्रैवलर्स के लिए इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली ऐसे ट्रैवलर्स जिन्होंने गो फर्स्ट से अपनी अपकमिंग मंथ्स की टिकट बुक करी थी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। जाइडस ग्रुप सीक्स टू सेल क्लिनिकल रिसर्च बिज। तो जाइडस जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो जाइडस फार्मास्यूटिकल ग्रुप है, वो अपने क्लिनिकल रिसर्च विंग को, क्लिनिकल रिसर्च बिजनेस को, एसबीयू को सेल करने के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। तो क्लेंथा रिसर्च लिमिटेड को सेल करने के लिए जाइडस ग्रुप प्लान कर अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन का ये डील हो सकता है एज पर द पीपल फैमिलियर विद दिस डेवलपमेंट। तो 200 से $250 मिलियन तक की डील को फाइनलाइज किया जा सकता है बाय जाइडस फैमिली।
और इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक को भी हायर किया गया है जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस सेल प्रोसेस को मैनेज करेगा। इसके अलावा कई सारे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट किया जा रहा है इस डील को लेकर के। हालांकि कंपनी के साइड से अभी कोई भी, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, उनके साइड से अभी कोई भी इस चीज़ को लेकर के क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। बट जो पीपल अवेयर है, फैमिलियर, उनका ये कहना है कि जाइडस जो है वो क्लेंथा रिसर्च को जो है वो सेल करने जा रहा है। उसके लिए जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनका सर्च भी स्टार्ट हो गया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, WTO नॉट लिसनिंग टू डेवलपिंग नेशंस एफ। तो ये न्यूज़ आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ। पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल हम शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन में कवर करेंगे। अब यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर बात ये हुई है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वेडनेसडे को बोला है कि जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलपिंग नेशंस के जो सजेशंस हैं, उनकी रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी वॉइस है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उनको उसको नहीं सुना। इट मीन्स जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, जो उनके रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी सजेशंस हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो कुछ WTO के फोरम में या WTO के ही फोरम में नहीं, अगर हम किसी भी मल्टीलैटरल, स्पेशली IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे और WTO जैसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इन पर हमेशा से ये एलिगेशन लगता रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा से ये एलिगेशन लगाते रहे कि जितने भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप इकोनॉमीज़ की बात को सुनते हैं, केवल उनकी ही बात को प्रायोरिटी है, केवल उनके ही जो इश्यूज़ हैं उनको प्रायोरिटीज़ दी जाती है, उनको कंसिडरेशन दिया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनके इश्यूज़ को लेस प्रायोरिटी दी जाती है या लो प्रायोरिटीज में रखा जाता है। तो इसी को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वेडनेसडे को बोला है कि डेवलपिंग नेशंस वाज नॉट बीइंग हर्ड बाय WTO इन कंपेयर टू डेवलप इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे वो कोई भी इशूज़ हो, स्पेशली एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट और ट्रेड को लेकर के ये बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कही। तो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक का सियोल में, साउथ कोरिया में, जहां पर जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्पेशली जो ये WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको टारगेट करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि WTO को ज़रूरत है कि वो फार्म सब्सिडीज़ और ट्रेड, फूड सिक्योरिटी जैसे जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर के दोबारा से अपने आउटलुक को चेक करे, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको रिफॉर्म करें। तो WTO नीडेड टू बी ओपन माइंडेड इन केस ऑफ फार्म सब्सिडी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और फूड सिक्योरिटी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया इस बार WTO में एग्रीकल्चर सब्सिडी और फार्म सब्सिडी को लेकर के अपनी वॉइस रेज कर रहा है। जब से WTO का फाउंडेशन हुआ या जब से WTO फाउंड किया गया उस समय से लेकर के ये ग्रीवियांस चलता आ रहा है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट को लेकर के, उन पर सब्सिडी को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए निगेटिव हैं। और बीइंग एन एग्रीकल्चर और एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिया जो है हमेशा से इस पर्टिकुलर क्लॉज को लेकर के अपनी वॉइस रेज करता हुआ है। तो इंडिया ने बोला है कि WTO को अगर फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को देखना है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ना हो, फूड प्रॉपरली अवेलेबल हो हर कंट्री को, तो डेफिनेटली जो फार्म सब्सिडीज़ को लेकर के जो क्लॉज हैं, जो कन्वेंशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको दोबारा देखने की ज़रूरत है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एग्रीकल्चर के केस में सब्सिडी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर हम देखें इंडिया में तो एग्रीकल्चर में बेसिकली जो पुअर फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा या सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर इंडिया एग्रीकल्चर और फार्म सब्सिडी नहीं देगा तो इन मार्जिनल फार्मर्स के लिए, पुअर फार्मर्स के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो वायबल नहीं रह जाएगी। और इंडिया में जो एग्रीकल्चर को लेकर के प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, वो इम्पैक्ट करेगी। एंड दैट इज why for India and other developing countries it is mandatory to subsidize the agriculture product और agriculture activity। और WTO में जो de minimis clause है, जो एग्रीकल्चर को लेकर के ग्रीन और एम्बर बॉक्स है, उसके तहत क्लियरली ये बोला गया है कि 10% प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जा सकती किसी भी सेक्टर में। और इंडिया के केस में हम बता चुके हैं पहले भी कि पुअर मार्जिनल फार्मर्स इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है या करने की कोशिश करती है एग्रीकल्चर फार्मर्स को, जिससे कि वो एग्रीकल्चर कर पाएँ और जो मार्केट में जो उनका प्रोडक्ट है वो एक कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो। और
इसी को लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जिस तरीके से कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमीज को इम्पैक्ट किया है, फूड सिक्योरिटी एंड फर्टिलाइजर सिक्योरिटी बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गई है WTO के फोरम में। हालांकि WTO के साइड से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जो एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर को की सब्सिडीज को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, उन्हें रिमूव करने की बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कही। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया स्लिप्स 11 नॉचेस ऑन ग्लोबल इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई है, और ये एक ग्लोबल इंडेक्स है, ग्लोबल रैंकिंग है, जहां पर कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम प्रोवाइडेड टू देयर प्रेस और मीडिया। उनके मीडिया को एक्सप्रेशन की कितनी फ्रीडम मिली हुई है, मीडिया को एक्सप्रेशन की कितनी फ्रीडम मिली है, कितना लेस गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, कितना लेस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, रेगुलेटरी बॉडीज का इंटरफेरेंस है, उसके बेसिस पर, ओवरऑल उसके बेसिस पर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो पब्लिश करी जाती है। इट्स अ रैंकिंग इंडेक्स। और अगर हम इस इंडेक्स में इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने पिछले पॉइंट से या पिछली रैंक से 11 पॉइंट नीचे आ गया है। 11 पॉइंट या 11 प्लेसेस जो है वो स्लिप कर गया है। तो वेडनेसडे को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, और इस रिपोर्ट को ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF भी बोलते हैं इनको, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इस रिपोर्ट या ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और ईयरली ये रिपोर्ट पब्लिश होती है ऑन प्रेस फ्रीडम इन कंट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। लास्ट टाइम इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 150 रैंकिंग, यानी 2022 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें इंडिया में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रिपोर्ट थी वो 150 थी, जो अब रिड्यूस होकर के, डिक्रीज होकर के, डिक्लाइन होकर 161 हो गई है। यानी 11 प्लेसेस, 11 पॉइंट जो है वो इंडिया जो है वो स्लिप कर गया है। कितने टोटल कंट्रीज में? अमंग द 180 कंट्रीज। तो 180 कंट्रीज की, 180 कंट्रीज की लिस्टिंग है, रैंकिंग है, जिसमें लास्ट ईयर 22 में इंडिया की रैंक 150 थी, जो इस बार रिड्यूस होकर के 161 हो गई है। लोअर द रैंक lesser the freedom in media organizations are getting. It means अगर इंडिया की रैंक गिर रही है, इसका मतलब है कि मीडिया को कम फ्रीडम मिल रही है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, रेगुलेटरी बॉडीज के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में। एंड द सिचुएशन हैज़ गॉन प्रॉब्लमैटिक टू वेरी बैड इन 3 कंट्रीज। अगर 3 कंट्रीज की बात करें जहाँ पर सिचुएशन जो है प्रॉब्लमैटिक से वेरी बैड की कैटेगरीज में आएगा। एक तो रैंकिंग करी गई, इसको कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। तो तजाकिस्तान में पिछली रैंक से 1% डिक्लाइन, एक नंबर का, एक नॉच का डिक्लाइन हुआ है। तो तजाकिस्तान, इंडिया में 11 पॉइंट्स का, 11 प्लेसेस का डिक्लाइन हुआ है, और टर्की में 16 पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ है एज पर द RSF रिपोर्ट। तो RSF रिपोर्ट ने बोला इन 3 कंट्रीज में सिचुएशन जो पहले प्रॉब्लमैटिक थी वर्ल्ड प्रेस और मीडिया फ्रीडम के लिए, वो अब वेरी बैड और क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, जिससे कि जो फ्री फ्लो है इंफॉर्मेशन का वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और डेंजरसली रिस्ट्रिक्ट हो रहा है इन दीज 3 कंट्रीज। तो बेसिकली इन 3 कंट्रीज से अगर बात करें तो इन 3 कंट्रीज जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे नीड टू मेंटेन अ क्लोज टाई, और दे आर मेंटेनिंग द क्लोज टाई विद द पॉलिटिकल लीडर्स, और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को ही वो पब्लिश कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है, इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो नहीं है, प्रेस और मीडिया को फ्रीडम नहीं मिली है कि वो अपने ट्रांसपेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली प्रेजेंट कर पाएँ। तो इंडिया का जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 11 पॉइंट से इंडिया डिक्लाइन किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एनुअल ग्रीन फाइनेंसिंग नीड्स 2.5% ऑफ GDP। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है वेडनेसडे को, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस RCF फाइनेंशियल ईयर 23, और इसमें ग्रीन फाइनेंसिंग को लेकर के, बैंकिंग कैपिटल को लेकर के, ग्रीन ट्रांजिशन प्लान को लेकर के RBI ने अपने प्रोजेक्शन किए हैं। और RBI के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को एनुअली 2.5% ऑफ GDP का एडिशनल एक्सपेंडिचर चाहिए होगा एटलीस्ट फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग टिल 2030। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, कार्बन एमिशन को लेकर के इंडिया के जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए इंडिया को एटलीस्ट अपने GDP का 2.5% अमाउंट जो है वो एनुअली इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग। कब तक? 2030 तक।
तो इन ऑर्डर टू ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप फॉर क्लाइमेट चेंज गोल्स अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जितने भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड गोल, चाहे वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो कार्बन एमिशन को लेकर के, चाहे वो सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर के जितने भी टारगेट सेट किए गए हैं, अगर उन टारगेट्स को अचीव करना है और उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर केस में, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक सफिशिएंट फाइनेंसिंग की जरूरत होगी। वो सफिशिएंट फाइनेंसिंग कितनी है? जीडीपी का 2.5%, अप्रॉक्सीमेटली जो इंडियन जीडीपी है उसका 2.5% इक्वल जो है, जीडीपी का 2.5% जो है वो खर्च करना पड़ेगा ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए, एटलीस्ट फॉर अपकमिंग 6 to 7 ईयर्स, जिससे कि जो टारगेट्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो गोल्स हैं, उनको इंडिया अचीव कर पाए। तो करेंसी एंड फाइनेंशियल ईयर 23 की रिपोर्ट में ग्रीन फाइनेंसिंग को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रोजेक्शन दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ग्रीन फाइनेंसिंग, आरबीआई ने यह भी बोला है कि बैंक्स को हायर कैपिटल बेस की ज़रूरत है। अगर सक्सेसफुल ग्रीन ट्रांजिशन प्लान में जाना है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर को अपना जो कैपिटल बेस है वो ब्रॉड करना पड़ेगा। हायर कैपिटल बेस की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी फाइनेंसिंग होती है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। जो रिटर्न आना शुरू होता है वो लॉन्ग टर्म के बाद आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं 15 से 20 साल तक वो डेवलपमेंट की फेज में होते हैं, उन्हें डेवलप होने में, ऑपरेशनल होने में टाइम लगता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में जो फाइनेंसिंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। और स्पेशली अगर हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या ग्रीन या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो डेफिनेटली इन सारे सेक्टर में हमें कम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है या कम फाइनेंसिंग देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ द long term or lesser rate of return that are expected by investors. And that is why RBI is saying, in order to promote the green financing, in order to promote the financing options in green infrastructure, there is a certain requirement for banking sector. और सबसे बड़ी जो requirement है वो है कि बैंक्स को अपना जो कैपिटल बेस है वो हायर करना पड़ेगा। और जब बैंक्स के पास ज़्यादा कैपिटल होगा, तभी बैंक्स जो है वो इस ग्रीन ट्रांजिशन प्लान और सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में सही तरीके से, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दीज एस्टिमेट्स डू नॉट एक्सप्लिसिटली टेक इनटू अकाउंट एनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर मिटिगेशन और अडॉप्शन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये बेसिकली जो भी स्पेकुलेशन या जो भी प्रोजेक्शन या फोरकास्ट किया है आरबीआई ने, इसमें मिटिगेशनल और अडॉप्शन रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्लूड नहीं किया है। इट मीन्स क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान होता है, जो रिलोकेशन होता है, उसके लिए, उसके अडॉप्शन के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट करती है, उस पर्टिकुलर सेक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और अगर इसको भी इंक्लूड किया जाए तो जो एक्चुअल फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी वो और ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो 2.5% ऑफ जीडीपी की बात करिए, केवल स्पेशली जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो ग्रीन फाइनेंस, जो ग्रीन डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल वाले जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, केवल उनकी फाइनेंसिंग की बात करी गई है। और अगर मिटिगेशन और अडॉप्शन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ले लिया जाएगा तो डेफिनेटली फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। And as per the report, the gap between the current infrastructure and level of infrastructure which would have been achieved in the absence of climate event is about 5.2% of GDP. और केवल आरबीआई ने ही नहीं, कई सारे जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी ये बोला है कि जो टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है इंडिया की, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6% हो सकती है एनुअल जीडीपी का, एट लोअर एंड। इट मीन्स अगर केवल ग्रीन फाइनेंसिंग को ही इंक्लूड ना किया जाए, टोटल फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को हम इंक्लूड करें, तो जीडीपी का 5 से 6% रिक्वायर है इंडिया को एनुअली फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, और ये भी लोअर एंड में ये नंबर और ज़्यादा हो सकता है एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। सो लेट अस सी कि जो फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है इसको कैसे गवर्नमेंट पूरा करती है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ग्रीन सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी में फोकस कर रही है, लॉट ऑफ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6, दैट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। प्लान टू एक्सपोर्ट मैथनॉल टू बांग्लादेश में बी स्क्रैप्ड। तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी फ्यूल को लेकर के जो अपनी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने बनाई थी उसको गवर्नमेंट फ्री फोकस कर रही है। उस पर्टिकुलर पहले जो स्ट्रैटेजी बनाई थी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, जो मेथनॉल एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन ऑफर करता है अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल। तो सेंटर ने जो पहले स्ट्रैटेजी बनाई थी मेथनॉल को लेकर के, उसमें बांग्लादेश में एक्सपोर्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट
और सिग्निफिकेंट फोकस दिया गया था। यहाँ पर कहती थी जो हम एक्सपोर्ट बनाएंगे, जो मेथनॉल बनाएंगे जो इंडिया में, उसको बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ, एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, सेंटर में टोन डाउन और इवन शेल्फ इट्स प्लान टू एक्सपोर्ट मेथनॉल टू बांग्लादेश। और अगर इंडिया में हम मेथनॉल बेस्ड पेट्रोल प्रोडक्शन की बात करें तो जो रिसर्च के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। जो मेथनॉल बेस्ड पेट्रोल प्रोडक्शन को लेकर के जो इंडिया में रिसर्च कर रही हैं कंपनीज, वो एडवांस लेवल पे वो टेस्टिंग है, वो रिसर्च एडवांस लेवल पे है और ऐसा कहा जा रहा है कि रिजल्ट्स आर प्रॉमिसिंग। एंड बिकॉज ऑफ दीज रिजल्ट गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल के लिए एथेनॉल को लेकर के जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको रीफोकस कर रही है, रीसेट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो मेथनॉल बेस्ड जो पेट्रोल प्रोडक्शन है वो ऑल्टरनेटिव एक ऑफर कर रहा है, एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑफर कर रहा है डोमेस्टिक डिमांड के लिए। तो जिस तरीके से इंटरनल डिमांड प्रोजेक्शंस हो रहे हैं कि कंट्री में खुद ही मेथनॉल की जो डिमांड है, जो कंज्यूमर एपिटाइट है, वो इतनी ज़्यादा है कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उससे भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में, तो हाउ कैन वी एक्सपोर्ट सर्टेन कमोडिटीज़। तो एथेनॉल को और मेथनॉल को जिस तरह से ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरह प्रमोट किया जा रहा है, तो जो इंटरनल प्रोजेक्शंस हैं डिमांड के वो बहुत ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट को इसी पर्टिकुलर डिमांड प्रोजेक्शंस की वजह से मेथनॉल को एक्सपोर्ट करने में जो स्ट्रैटेजी, जो मेथनॉल को एक्सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई थी गवर्नमेंट, उसको रीसेट कर रही है, फोकस कर रही है इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि मेथनॉल इज actually offering a credible plant-based fuel to domestic users. What is methanol? Methanol is a low carbon hydrogen carrier fuel produced from high ash coal, agriculture residues and CO2 from thermal plants and natural gas. तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं कोल के प्लांट्स के, जो CO2 जनरेट हो रही है थर्मल पावर प्लांट से, जो नेचुरल गैस है, उन सब के एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, इन सबको यूज़ करके मेथनॉल बनाया जाता है। तो एक बायोफ्यूल, बेसिकली मेथनॉल और एथेनॉल बायोफ्यूल्स हैं और इंडिया ने सोचा था कि हम रिसर्च करके प्रोडक्शन करेंगे और आसपास के कंट्रीज़ में इस बायोफ्यूल को सप्लाई करेंगे। लेकिन इंडिया की खुद की अगर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो ये डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को लेकर के, डिमांड को लेकर के जो प्रोजेक्शन है वो इंडिया के प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा है एंड दैट इज़ वाई नाउ गवर्नमेंट इज़ री थिंकिंग फॉर इट। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, वो भी ज्वाइंट वेंचर्स कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ इन ऑर्डर टू स्केल अप द प्रोडक्शन ऑफ दिस बायोफ्यूल सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट देयर बायोफ्यूल टू द नेबरिंग कंट्रीज। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने अभी इसको लेकर के अपने प्लान को लेकर के दोबारा से रीसेटिंग की और रीफोकस की बात की। सो लेट अस सी कि बांग्लादेश को एक्चुअली एक्सपोर्ट करता है इंडिया या नहीं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। गो फर्स्ट एक्सटेंड बुकिंग होल्ड अप NCLT प्लिया टुडे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गो फर्स्ट ने अपना जो सस्पेंशन का प्लान है, फ्लाइट सस्पेंशन का, उसको एक्सपेंड कर दिया है और NCLT में जो प्लिया है वो आज पढ़ने वाली है फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सुप्रीम कोर्ट पेव्स द वे फॉर ट्रिब्यूनल टू एक्ट अगेंस्ट IL&FS auditor. तो in a setback to BSR Associate LLC and KPMG India affiliate and Deloitte Haskins and Sells, both the former auditor of IL&FS Financial Services, जिसको हम कई बार, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ में, तो हम IL&FS की जो क्राइसिस थी उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर कहते हैं व्हाट इज़ दिस IL&FS, ये एक्चुअली है क्या, कैसा इंस्टीट्यूशन है। तो IL&FS का जो केस चला था वेडनेसडे को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया है, उसको सेट असाइड कर दिया है टू क्वैश ऑल द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द टू फर्म पेंडिंग बिफोर NCLT एंड स्पेशल कोर्ट इन मुंबई। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है दो फर्म्स के अगेंस्ट NCLT में और स्पेशल कोर्ट में, उसको क्वैश कर दिया जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है एंड अप बाय अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 140 क्लॉज 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। This act provide the government to inquire and act against the auditor, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है।
अब इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो NCLT है और जो स्पेशल कोर्ट मुंबई, जहां पर इन दो ऑडिटर्स के बीच अगेंस्ट केस चल रहा था, अब उनके अगेंस्ट जो केस है वो फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है कि सेक्शन 140 क्लॉज 5 में क्लियरली बोला गया है कि गवर्नमेंट जो किसी भी ऑडिटर के अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी कर सकती है. सो दिस पर्टिकुलर वर्डिक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओपन और पेव्स द वे फॉर द ट्रिब्यूनल्स टू एक्ट अगेंस्ट द ऑडिटर्स ऑफ IL&FS. IL&FS का जब क्राइसिस हुई तो उसके ऑडिटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए थे और उन्हीं एलिगेशंस को लेकर के इंक्वायरी चल रही है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस इंक्वायरी को क्वैश करने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको फिलहाल के लिए सेट असाइड कर दिया. तो जो अब जो ऑडिटर्स थे IL&FS के, कौन कौन ऑडिटर्स थे? BSR एसोसिएट्स, LLC एंड डेलॉयट्स, हैस्किंस एंड सेल्स, इन सब के अगेंस्ट आप इंक्वायरी कर सकती है NCLT और इंक्वायरी का आदेश दे सकती है NCLT. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सर्विस एक्टिविटीज जंप टू 62 एट नियरली 13 ईयर्स हाई. इस न्यूज़ को हम मिनट में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप कि बेसिकली एक इन्फोग्राफिक है जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है. इसमें यह बताएगा कि इंडिया कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन करके सामने आ रहा है. इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स हैज एवरेज अराउंड 4% during financial year 22, and despite the country's large population, जो टॉप फार्मा कंपनीज है, टॉप फार्मा कंपनीज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग देयर क्लिनिकल ट्रायल्स इनटू इंडिया. तो 2013 के बाद से जो क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में हुए हैं उसको बेसिकली उसकी एनालिसिस करी गई और कहा जा रहा है कि जो टॉप 20 फार्मा कंपनीज हैं, दे स्पॉन्सर देयर ट्रायल्स इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज 10% सिंस 2013 के बाद से इंडिया में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहे हैं. टॉप 20 फार्मा कंपनीज हैव इंक्रीज्ड देयर क्लिनिकल ट्रायल्स अप टू 10% सिंस 2013. तो इंडिया जो है एक फेवरेबल डेस्टिनेशन के फॉर्म में सामने आ रहा है इन केस ऑफ फार्मा क्लिनिकल ट्रायल्स. हालांकि इनके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये कि इंडिया जो है वो एक जो डिजीज़ की जो कंडीशंस हैं इंडिया में, वो उससे जो नंबर्स हैं पेशेंट के वो ज़्यादा हैं. इंडिया जो है वो 20% ग्लोबल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की डिजीज़ का बर्डन लेता है. 90% ग्लोबल डायबिटीज़ जो हैं, डायबिटीज़ मिलेटस जो है वो इंडिया में रिसाइड्स करते हैं. 14% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट इंडिया में लाइज करते हैं और 8% कैंसर, ग्लोबल कैंसर का बर्डन जो है इंडिया में. एंड बिकॉज ऑफ दीज prevalent diseases, India is actually becoming as a favorable destination for all clinical trials, इसे बोल सकते हैं experimental. Right, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 10 years bond yield falls to 13 months low. 10 years बॉन्ड यील्ड की क्यों बात कर रहे हैं, क्यों इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कर रहे हैं? क्योंकि हम 10 साल के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जी सिक्योरिटीज़ होती हैं, गिल्ट होती है, अगर उनको हम देखें तो दे आर बेसिकली द बेंचमार्क फॉर व्हाट? बेंचमार्क फॉर सेटिंग द इंटरेस्ट रेट, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन इंडियन इकॉनमी. तो इंडियन इकॉनमी में जो 10 साल के बॉन्ड्स होते हैं उन पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरेस्ट बेसिकली एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की तरह काम करता है. एंड दैट इज़ वाई जो एक्सपर्ट होते हैं वो 10 साल के बॉन्ड की जो यील्ड है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको ट्रैक करते रहते हैं. तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की बात है तो गवर्नमेंट जो 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, अगर उनकी बात है तो उनकी जो यील्ड है वो वेडनेसडे को डिक्लाइन हुई, ट्रैकिंग अ शार्प फॉल इन US पीयर्स. तो US पीयर्स और US इकॉनमी में जो हमें बॉन्ड यील्ड में डिक्लाइन देखने को मिला, उसकी वजह से इंडिया में भी जो बेंचमार्क बॉन्ड्स हैं उनके भी यील्ड में हमें डिक्लाइन देखने को मिला. सो अब पॉलिसी पिवोट फ्रॉम US फेडरल रिजर्व आफ्टर डिलीवरिंग अ रेट हाइक लेटर इन अ डे. A 10-year benchmark bond close to 7.0% in comparison to their last close. Last close कितना था? 7.09. तो 7.09 से डिक्लाइन होकर के जो यील्ड है वो 7 पॉइंट तक अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गए इन केस ऑफ 10 years जी सिक्योरिटीज़. और इसके बहुत सारे रीजंस भी जो हैं वो इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं. उनका कुछ का कहना है कि सडन डिमांड फॉर बॉन्ड्स बाय HDFC ग्रुप्स अहेड ऑफ मर्जर. अपार्ट फ्रॉम इट, क्रूड ऑयल प्राइसेस इज ऑल्सो कमिंग डाउन एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली लीडिंग टू दिस डिक्लाइन इन यील्ड. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कोल मिनिस्ट्री सेट 1 billion tons टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर, एम्स ₹50K करोड़ असेट मोनेटाइजेशन. सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन टन का 1 BT जिसको हम बोलते हैं कि कोल प्रोडक्शन का टारगेट रखा है फॉर दिस फिस्कल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए.
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 1 बिलियन टन के कोल प्रोडक्शन का टारगेट रखा। यानी इस फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड तक जो जितनी भी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन टन का कोल प्रोड्यूस करें ऑन द बैक ऑफ इनहैंस प्राइवेट कोल माइनिंग। और अगर इसमें से CIL की बात करें, जिसको हम नेशनल माइनर भी बोलते हैं, कोल इंडिया की बात करें, तो कोल इंडिया अकेले 780 MT कोल प्रोड्यूस करेगा। और जो प्राइवेटली ओन्ड कैप्टिव माइंस हैं, कमर्शियल माइंस हैं, उनको 162 MT का टारगेट दिया गया है। और इसके लिए कोल मिनिस्ट्री ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। और इस साल जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको 25 और नई माइंस का जो है ऑक्शन वो दे दिया जाएगा, उन्हें 25 और नई माइंस का कंट्रोल दे दिया जाएगा। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 133 माइंस जो हैं वो अपनी पीक कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही हैं। 133 कोल माइंस हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 515 MT का कोल प्रोड्यूस कर रही हैं, जो 2015 में अवार्ड करी गई थी। 2015 में जो 133 कोल माइन जो प्राइवेट प्लेयर्स को अवार्ड करी गई थी, और इसमें से 27 में जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो 133 जो है अपनी फुल कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली 515 का जो MT का प्रोडक्शन है वो उनकी कैपेसिटी है, जिसमें 27 जो है वो ऑपरेशनल हो गए। गवर्नमेंट को आई एंटिसिपेशन कि 25 और नई माइंस जो हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को अवार्ड करी जाएंगी। तो 133 ऑलरेडी अवार्डेड हैं, 27 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, 25 इस साल और अवार्ड कर दी जाएंगे। और इसी सबको देखते हुए 1 BT का टारगेट कोल मिनिस्ट्री ने रखा है। इसके अलावा जो असेट मोनेटाइजेशन है उसको लेकर भी एम्बिशियस टारगेट रखा गया। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का जो टारगेट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और मोनेटाइजेशन के लिए रखा गया। CIL के लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो 16,500 करोड़ का टारगेट CIL के कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेट किया गया कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 16,500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। और असेट मोनेटाइजेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का टारगेट जो है वो CIL के लिए सेट किया गया। तो इस बार कोल मिनिस्ट्री ने ह्यूज और एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं नेशनल माइनर के लिए और प्राइवेट minors के लिए। That is all for today, students. If you like the initiative, please share it among your friends and family members. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.